सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना लियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। इरफान मेमन की जो स्टोरी है उसका फॉलोअप लेंगे। इरफान मेमन साहब को आज बुलाया गया था, उनसे सवाल किए नैब ने और उनसे पूछा ये जो आप दस्तावेज़ात दिखा रहे थे आज चीमा साहब को और साद रफ़ीक साहब को, ये आप क्यों दिखा रहे थे, लेकिन वो कोई भी जवाब जो है ठीक से नहीं दे सके। इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और फिर आज जो भी हुआ नैब में, नैब के साथ जो भी हुआ वो आपके सामने है। नैब के लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमजा शहबाज साहब वहाँ पर मौजूद थे और उनके कारकुन वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फॉरेन पॉलिसी में जो F-16 के हवाले से एक आर्टिकल आया हुआ जो भांडा फोड़ा है इंडिया का, कुछ उसको भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अलीना। बड़ी गर्मा गर्म खबरें। आज का दिन बड़ा एक हैपनिंग दिन था। नैब लाहौर खासी एक्टिव रही और हमजा शहबाज साहब के घर छापा मॉडल टाउन में गिरफ्तारी के लिए था, क्योंकि जो पूरी आपको आज मैं उसकी तफसील बताऊंगा कि सारा वहाँ पर हुआ क्या। और थोड़ा सा पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे कि जब नैब के कपड़े फाड़े जा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस वाले खामोश तमाशाई बन के खड़े थे। ये सारा मामला क्या है। फिर इरफान मेमन की आपने बात की, उनका भी बताएंगे और वो दूसरा सारा। लेकिन एक आम जो हकीकी मायनों में आज हुकूमत ने ऑपरेशन किया, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही थी, रुपए की कदर में कमी होती जा रही थी। लेकिन आज FIA ने बिलाखिर वो काम किया जो उन्हें चंद माह पहले कर लेना चाहिए था, क्रैक डाउन किया है। और ये जो पैसे रुपए की कीमत कम करने में और डॉलर की जो डिमांड बढ़ाने में जो लोग फेक सब कुछ कर रहे थे, तो एक स्टेज पर आज डॉलर जो है वो 146 तक पहुंचा। लेकिन जब ये क्रैकडाउन हुआ तो अब जिस वक्त ये करेंसी मार्केट बंद हुई है तो डॉलर 141-42 पर फिर आ गया और कल फिर एक्शन होगा। और जो हकीकी कस्टमर है सिर्फ वही डॉलर ख़रीद सकेंगे। जो करेंसी की जो यूनियन है, फॉरेक्स यूनियन, उन्होंने भी आज हुकूमत से मुलाकात की है और यही फ़ैसला किया गया कि जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए और इसका बेनिफिट लेने के लिए डॉलर की जो मांग है उसमें इजाफा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और जो हकीकी परचेज़र हैं जिनको ज़रूरत है डॉलर की, सिर्फ उनको इसकी फ़रोख्त की जाएगी। लेकिन जो बात है क्रैक डाउन की, आज नज़र आई है हुकूमत के क्रैक डाउन किया है उन मनी चेंजर्स पर, उन लोगों पर जो पैसा ख़रीदो फ़रोख्त करके डॉलर की मांग में इजाफा करके की प्राइस को मार्केट में बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे एक अच्छा कदम है आज। और दूसरा, अब ज़रा इरफान जो मेमन है उनके फॉलोअप में हम बाद में आते हैं। सबसे पहले एक और ख़बर आपको दे दूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न में तनाज़ा चल रहा था जनाब फवाद चौधरी साहब के दरमियान, और वहाँ पर यूनियन को वो इस्तेमाल कर रहे थे MD PTV को ब्लैकमेल करने के लिए। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो हमें ज़राए से पता चला है, ये फ़ैसला किया है कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं और मीडिया एडवाइज़र हैं, उनको अज़ाफ़ी चार्ज दिया जाएगा पाकिस्तान टेलीविज़न के चेयरमैनशिप का। तो वो पाकिस्तान TV के चेयरमैन बनाए जाएंगे। गालबन जो 9 अप्रैल को काबीना का इजलास है उसमें उनकी समरी मंजूर की जाएगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। जनाब यूसुफ बेग मिर्ज़ा पहले भी पाकिस्तान टेलीविज़न के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अनऑफिशियली ज़राए के हवाले से हमें ये पता चला है कि उनको अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी दी जा रही है, वो चेयरमैन PTV बनेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न को के मामलात को वजारत इत्तलात और नशियात से अलग कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब जो वहाँ पर मनमानियाँ करना चाहते थे, उसका जो सत्यानाश कर रहे थे, अब वो कम अज़ कम बात रुकेगी। जो यूनियन के जो मामलात हैं, जो वर्कर्स के लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो भी उनको भी हल होना चाहिए, उन पर भी बातचीत होगी। लेकिन यूनियन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के इमा पर और उनके साथ मिलकर वहाँ पर एक सीन क्रिएट करें। तो ये हो रहा। और दूसरा जो हमें इत्तला मिली है कि जो रेडियो, क्योंकि 2 बड़े अहम ये स्टेट ऑपरेटर्स हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, वजारत इत्तलात और नशरियात का अमल दखल रेडियो से भी ख़त्म किया जाना चाहिए। इस पर हुकूमत ने एक असूली फ़ैसला कर लिया। तो ये जो वजारत इत्तलात और नशरियात है, जो PTV में और रेडियो पाकिस्तान में जो मनमानियाँ करते हैं और जिस तरीके से मामलात को बिगाड़ते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अब सूरत हाल है, इसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बराबर के शरीक हैं, मुकम्मल तौर पर फवाद चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने सारा काम किया।
तो रेडियो पाकिस्तान को भी इतलात ये आ रही हैं कि वजारत इतलात और नशरियात से अलहदा करने का फैसला किया जा चुका है। जिस तरह पीटीवी को बीबीसी की तर्ज पर बनाया जाएगा, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान को भी एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा, जैसे लोग बीबीसी को रेडियो को सुनते हैं तो वो रेडियो पाकिस्तान को भी सुने। तो ये अच्छी खबर है मामला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इस हफ्ते हम हल कर देंगे। तनख्वाहें भी मिल गई पेंशनर्स को, उनको जो पीटीवी के मुलाजमीन थे, और ये इसका हल भी वो उन्होंने ऐसे तलाश किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि फवाद चौधरी साहब को ये कहा गया कि बस पुत्र तू उधर नहीं देखना, अपना काम कर। तो वो अब अपनी वजारत करते रहेंगे जो वो करते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं इनकी तबाही बर्बादी का अमल रुकेगा और ये अब दोबारा वो करेंगे काम, और उनकी दोबारा से वो जैसे कहते हैं तश्कील ना होगी। अब आ जाते हैं जो आज हमजा शहबाज साहब का वाक़या हुआ। अलीना, इसमें असल वाक़या ये है कि हमजा शहबाज साहब को नोटिस दिया गया था नैब की तरफ से कि आज वो 10 बजे नैब में पेश होंगे, और उसकी बुनियादी वजह वो ये है कि हुकूमत ने, नैब ने 2 बंदे गिरफ़्तार किए। एक का नाम था फजल कयूम और दूसरे का नाम था फजल दाद, अफजल कयूम और फजल दाद। अच्छा, ये अफजल कयूम साहब जो हैं ये सलमान शहबाज साहब से पैसे वसूल करते थे, और फिर जो हमजा शहबाज और जो दीगर फैमिली के लोग हैं इनके अकाउंट्स में ये पैसे जमा कराते थे। और फजल दाद जो है ये सलमान शहबाज का फ्रंट मैन, ये भी उनके फ्रंट मैन बन के तो ये सारी की सारी रकूम जो हैं ये जमा करते थे। अब इनके कासम कयूम और फजल दाद अब्बासी ये हमजा शहबाज के ज़ाती मुलाजमीन हैं। जब इन लोगों को पकड़ा गया तो इन्होंने बहुत सारी मनी ट्रेल बताई, और इसमें जो चीज़ सामने आई कि 2003 में हमजा शहबाज ने जो अपने असासे ज़ाहिर किए थे उसमें वो 2 करोड़ से कम के उनके असासे थे। अब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो उसके बाद इसमें इतनी तेज़ी से इजाफा हुआ, 2000 गुना इजाफा, कुछ 41 करोड़ रुपए के असासे उन्होंने ज़ाहिर किए। जबकि दूसरी तरफ जो सलमान शहबाज हैं उन्होंने 3 अरब से ज़ायद के असासे शो किए हैं बाद में, और वो उनमें उनकी दौलत में जो इजाफा है वो 8500 गुना इजाफा है। और ये सारे का सारा कैश ये टैक्स में नहीं है, किसी तरीके से इसका कोई सबूत नहीं है। तो जो नैब का जो कानून है जिसमें अगर आपके असासे इतने ज़्यादा हो जाते हैं और अगर आप मनी ट्रेल नहीं देते तो फिर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस बनता है। तो उस हवाले से हमजा शहबाज साहब को आज 10 बजे बुलाया हुआ था नैब ने, लेकिन हमजा शहबाज नहीं आए तो नैब की टीम उन्हें पकड़ने गई। इसमें अब थोड़ी सी चीज़ की वजाहत ज़रूरी है। एक मुकदमा 2018 में यानी ये जो जिस वक्त गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा था तो हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दायर की एक दरख्वास्त दी, और जिसमें उनका ये फ़ैसला ये किया गया कि उनको अगर नैब ने गिरफ़्तार करना है तो 10 दिन पहले वो नोटिस देगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, गालबन ये अक्टूबर-नवंबर 2018 का फ़ैसला था। उसके बाद नैब एक और मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अपील दायर की कि जो गिरफ्तारियां हो रही थी, नैब जो गिरफ्तारियां कर रही थी उनको एक और मुलज़म ने चैलेंज किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की वजाहत करे कि नैब कब पकड़ सकती है, कब नहीं पकड़ सकती और क्या सूरत हाल है। तो मार्च में गुज़श्ता महीने आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 मेंबर बेंच ने, जिसके सरबरा जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद साहब थे, उन्होंने ये फैसला किया कि नैब ऑर्डिनेंस की तशरीह ये है कि नैब जिस वक्त ये समझे कि उसके पास इतना एविडेंस इकट्ठा हो गया कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है, रेफरेंस पेश कर सकती है, तो उनको पेश की किसी से ना इजाज़त लेने की ज़रूरत है ना किसी को बताने की ज़रूरत है, वो उनको जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि नैब अपनी इस ताकत को, अपनी इस राइट को मिसयूज़ नहीं करेगी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि उस लोअर कोर्ट्स के उसके सारे जो फैसले हैं उनको ये फैसला ओवर रूल करेगा, वो ये ही फैसला हतमी तस्वुर किया जाएगा। आज जब नैब के लोग इस फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँचे मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर, तो वहाँ पर नैब के लोगों को पकड़ा गया, उनको बाकायदा तौर पर उनके साथ हाथापाई की गई। नैब के जो एक अफसर थे उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। नैब ने जो, और फिर सारे वर्कर्स भी वहाँ पर पहुँच गए, नारेबाजी भी की गई, पूरा उनको एक तरह से हसार में ले लिया गया।
उनको बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम थी, वहाँ से जाने में भी प्रॉब्लम थी। मैं एक गुफ्तगू जो नैब के ऑफिसर ने की वहाँ पर मैं पहले आपको वो सुन, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। सुनिए ज़रा नैब का ये ऑफिसर क्या कह रहे हैं। कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। स्टेट के इदारों के साथ ऐसे होता है। यहाँ आके सिर्फ बाइज्जत तरीके से यहाँ आके सिर्फ अपना तारुफ करवाया, नैब से आया हूँ, ठीक है। हमजा भाई से मिलना है, ठीक है, और इन्होंने हमें घेर लिया। सर किसी एक ही बताएं, किसी का कपड़े फटे हो, रिकॉर्ड बात है। अब वो बता रहे हैं कि हम आए, हमजा शहबाज साहब को भाई कहा, अपना तारुफ कराया और वहाँ पर कपड़े फाड़े गए, वहाँ पर उनके साथ ज़्यादती की गई। और ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट इदारा है नैब, जो ये कहता है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर रहा है क्रॉस द बोर्ड। हुकूमती लोगों को भी पकड़ रहा है, अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ रहा है, सियासी जमातों की तरफ से तनकीद का भी उनको सामना है। लेकिन उनके साथ ये हुआ जो अफसोसनाक। अब जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक पर्चा दर्ज किया जा रहा है। नैब के लोग हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर रहे हैं, इसलिए कि ये कार्य सरकार में मुदाखलत है। वहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले की बुनियाद पर गिरफ्तारी से इनकार किया, मज़ाहमत की और अफसर के कपड़े फाड़े, तो वो तो एक पर्चा दर्ज हो रहा है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है अलीना, जिस पर मैं चाहूँगा कि आप और राना साहब इस पर ज़रूर कमेंट करें, जिस वक्त नैब के ऑफिसर के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जिस वक्त उनको धक्के दिए जा रहे थे, जिस वक्त उनको एक तरह से वहाँ पर एक हसार में ले लिया गया और बाहर वर्कर्स नारेबाजी कर रहे थे, नून लीग के MPs जो हैं वो बाकायदा मुक्के लहरा कर ये कह रहे थे कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और एक बड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो रहा था। पंजाब पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी नैब की मदद नहीं की। कोई भी उस हवाले से, टेलीविज़न पर यह चीज़ चल रही थी, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा कि IG पुलिस ने कोई इस हवाले से कार्रवाई की हो, कि पुलिस को जो आला हुकाम है उनको ये हदायत की हो कि वहाँ पर वो पहुँचें, नैब के लोगों को रेस्क्यू कराएं या वहाँ पर नैब की वो मदद करें जाके। ये एक इंतहाई अफसोसनाक आज ये वाक़या था कि पंजाब पुलिस, राना साहब हम तो ये कहते आ रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में कि इस नौकरशाही में, इस ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे वो लोग शामिल हैं जो माजी की जो हुकूमतें थी उनके वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो अमजद जावेद सलीमी साहब जो IG पुलिस हैं, इन्होंने पहले जो वाक़या साहिवाल हुआ था उसमें भी इन्होंने लोगों को बचाया, इसमें भी उन्होंने जो वो लोग, वो ऑफिसर जो ऑनेस्ट थे, उस वाक़े से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अमजद जावेद सलीमी साहब को पसंद नहीं थे, उनकी वहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दी और तमाम सारे का सारा काम जो है वो बड़े गलत अंदाज में किया। आज भी जिस वक्त नैब के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही थी तो पंजाब पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। क्या मैसेज है राना ताहिर साहब? देखें समीर साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हुआ आज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर, ये सरीहन गुंडागर्दी थी जो शहबाज शरीफ साहब के कारकुनों और उनके गार्ड्स ने की। हमीद साहब, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग थे ना, ये इनके कारकुन, उनकी तादाद 70-80 से ज़्यादा नहीं थी। जो बात आपने कही कि नैब के एक एहलकार के कपड़े फाड़े गए, उस वक़्त पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी और उन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए था। आज मैं देख रहा था कि हमजा शहबाज साहब भी और एहसन इकबाल साहब भी और फिर मरीम नवाज़ साहबा ने भी ट्वीट किया कि जी बड़ा चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। उनके पास कानूनी वारंट थे नैब की टीम के पास। समी साहब, गुंडागर्दी तो की हमजा शहबाज शरीफ ने, जो नैब को मतलूब हैं, जो मुल्ज़म हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने। एक तो इनके असासे हैं ना बियॉन्ड मीन्स, इसके अलावा इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, वो अरबों रुपए की सनी साहब मनी लॉन्ड्रिंग है। 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 85 अरब तक की ये वो मनी लॉन्ड्रिंग है और उसमें ये मुलव्वस हैं। और इन्होंने जिस तरह आज एक कौमी अदारे को, उसके अफसरों और अहलकारों को ज़दोकोब किया, उनको बेइज्जत किया, उनको हरासा किया, उनको अपने गार्ड्स के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश की। समीर साहब, ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसका ना सिर्फ नैब को, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ये नैब के लोग किसी ज़ाती काम से वहाँ नहीं गए थे,
वो लूट मार की रकम बरामद कराने के लिए मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। सलमान शहबाज कहाँ है, वो भी नैब को मतलूब है। शहबाज शरीफ साहब के दामाद कहाँ हैं, वो भी नैब को मतलूब हैं। और ये अब हमजा शहबाज ने आज जिस तरीके से नैब की टीम को हरासा करने की कोशिश की और फिर वो मीडिया के सामने आ गए, कहते जी जुमे के दिन का भी ख्याल नहीं किया गया। भाई आपने तो जुमे के टाइम का भी ख्याल नहीं किया। आप जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे बाहर आकर, उस वक्त नमाज जुमा का टाइम था हमजा शहबाज साहब। तो समी साहब, ये वक्त आ गया है कि रियासत जो है वो अपनी रेट कायम करे। अगर लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर ये इस तरीके से नैब के एहलकारों को डराया धमकाया गया और इस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर क्यों गरीब लोगों को पकड़ते हैं? अच्छा, इसमें अलीना जो इम्पोर्टेंट बात है, 23 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर लोगों के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी। ये एक प्रोसेस है। और जब वो गिरफ्तारियां हुई जो हमने बताया, फजलदाद और वो अफजल कयूम और दूसरे जो कासम तूरी वो लोग हैं, तो अहम शवाहद भी मिले, उन लोगों से मालूमात भी की गई, बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई। तो 3 अप्रैल 2019 को इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड कर दिया गया था। अब अगला मरहला ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस फाइल होना है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अब वो की जा रही है, लोगों से शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लोगों से ये सवाल पूछना है। तो ये सारे का सारा जो वाक़या है, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा कि इमरान खान के हुक्म पर ये सब कुछ किया गया है। अब नैब, ये एक इंक्वायरी है, फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, अपग्रेड कर दिया गया है। उनको बुलाया गया 10 बजे के वो आएँ और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जैसे मैंने पहले कहा, जिसने ये तशरीह की। तो ये एक सारा प्रोसेस था। लेकिन हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर रेजिस्ट किया, अपने कारकुनों को बुलाया और वो जो उस वक्त बातें चल रही थी कि ये बहुत सामने वो बैठ गए, दरवाज़ों पर आकर उन्होंने धरना दे दिया। और जब नैब के लोग वहाँ से गए, उनको भी अब्यूसिव लैंग्वेज। तो रियासती इदारों का ये जो आज वहाँ पर जिस अंदाज में उनकी तजलील की गई है, हमजा शहबाज और नून लीग के लोगों ने इसको एक सियासी मुकदमा बनाने की कोशिश की है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। नैब की तरफ से जो पर्चा दर्ज होने पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर भी पंजाब के IG PR प्रैक्टिस में रहते हैं और वो समझते हैं कि नहीं जी, मैंने तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और उनके किसी ख़ानदान को, उनके किसी गार्ड को नहीं पकड़ना और PR करनी है और मैं तो एक बड़ा इंडिपेंडेंट ऑफिसर बन के काम करूँगा बज़ाहिर, लेकिन वो उनको फेवर अगर देंगे तो इससे जो रिट ऑफ गवर्नमेंट है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा एक और बात देखें, जो भी अपोजिशन एहतजाज कर रही है, बड़ी दूसरी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी उनका जो सारा 4 अप्रैल का कल जो फंक्शन था, जो भुट्टो साहब की बरसी थी, जिस पर उनके नज़रिए की बात होनी चाहिए थी, पार्टी के नज़रिए की बात होनी चाहिए थी, पार्टी के मिशन की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी फोकस यही था कि जी करप्शन के मुकदमात ख़त्म किए जाएं। हमारे खिलाफ पिंडी में मुकदमा चलाया जा रहा है, हमें पिंडी में क्यों भेजा जा रहा है, मेरे वाले साहब को क्यों पकड़ा जा रहा है। हमने नहीं देखा कि अभी तक कोई मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी ने कोई महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया हो, कोई किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी की गई हो तो उसके खिलाफ एहतजाज किया हो, या मुश्तरका तौर पर इन्होंने ये कहा हो कि हम मज़दूर की तनख्वाह 25,000 30,000 रुपये मिनिमम हम तनख्वाह करेंगे, हॉस्पिटल के लिए या उनके इलाज मुआवजे के लिए, उनके तालीम के लिए, बच्चों के लिए मिलकर हम ये कैंपेन चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बड़े बड़े ठेके अपनी पसंदीदा कंपनियों को, उसमें बड़ा बड़ा कमीशन, और उसके बाद अगर जलसा है, अगर जलूस है, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर कहीं पर कोई एहतजाज है, तो वो सिर्फ नून लीग के चंद लोग, शरीफ ख़ानदान, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो जी भुट्टो शहीद, बीबी शहीद और अब बिलावल और आसिफ अली जरदारी, और भुट्टो कल भी ज़िंदा था, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, और वो ज़िंदगी सिर्फ उनको उस माल में नज़र आ रही है जिस करप्शन को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। निहायत। लेकिन राना साहब ने जो बात की है ना नैब की रेट के बारे में, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। राना साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। बेचारों की प्रोसिक्यूशन भी इतनी वीक है, और इससे पहले भी एक एपिसोड हो गई है जो आगा सराज दुरानी वाली हुई थी, वहाँ पर भी इनको हिरासा किया गया इस तरीके से। ज़्यादातर तो वैसे खवातीन को हिरासा किया जाता है, लेकिन अब जो दूसरी बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नैब भी बड़ा हिरासा होती है। और तीसरी चीज़ ये कि इनके फंड्स का भी इशू चलता रहता है। तो जो राना साहब ने बात की कि इनकी रेट को बेहतर बनाया, वरना तो फिर इदारे की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही आपके बड़े हो जाते हैं। अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर
पाएंगे। अगर आप हर जगह हरास होने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे भी तो सवालिया निशान आता है ना सभी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो बाइख्तियार लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। नैब जो है उसकी बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, उनके पास इन्वेस्टिगेटर्स हैं और उनमें भी एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो साबका चेयरमैन नैब ने भर्ती की हुई है और जो फंड्स हैं नैब के वो रिलीज नहीं किए जाते, जिसकी वजह से नैब चौक हुई है। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कि जिन्होंने आके इसकी पूरी हैयत को तब्दील किया है। ये वही नैब है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दफन हो गई आज ये नैब, क्योंकि कमर जमान चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ना हमने की इसलिए कि हम ये समझते थे कि इससे नैब की रेपुटेशन खराब होगी, नैब बदनाम होगी। यानी आप ये देखें कि अगर शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये नैब के चेयरमैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कुछ कहा था नैब के बारे में, मौजूदा चीफ जस्टिस जी, उन्होंने किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम तो नहीं कर रहे, इर्रेलेवेंट हो गए। लेकिन उसी नैब को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बिल्कुल तब्दील कर दिया। आप ये देखें, हुकूमती पार्टी के अलीम खान जैसे ताकतवर लोग पंजाब में जो वज़ीर-ए-आला बनने के ख्वाब देख रहे थे, दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं, फिर उसके साथ ही अभी हमजा शहबाज साहब, ये जो बड़े बड़े लोग हैं सारे, इनके ऊपर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। क्रेडिट गोज टू चेयरमैन। ना तो गिरफ्तार कर सके, ना पूछ सके, अपने कपड़े फड़वाए, धमकियां ली और बस घर चले गए। उसके बाद वावेला मचा हुआ, ये हो रहा और तो कुछ नहीं हो रहा। आगा सराय दुनानी का इशू भी ये चल रहा था, जिसके अंदर ये जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। देखें ना, तो काम तो बेसिकली नहीं हो रहा ना, जो एक चीज लोग अब देखें हो क्या रहा है। अब देखें सिस्टम क्या कर रहा है। नैब पकड़ के बंदे को लेके आती है, वो होता है रिमांड में, तो स्पीकर कौमी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं जिसकी पाकिस्तान में कोई नजीर नहीं मिलती। और वो बंदा, वो मुलजम जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहा हूं, वो इधर मिनिस्टर्स इनक्लेव में आ जाते हैं, बजाय इसके कि वो जेल में हवालात में हो जहां उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो यहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव में आ जाते हैं और बेहतरीन पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो फिर कौमी असम्बली के इजलास में जाते हैं और कमेटियों के इजलास में भी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो चेयरमैन बन जाते हैं, उसके इजलास के लिए भी अपने प्रोडक्शन ऑर्डर लेके आते हैं। जब वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो फिर ना असम्बली के इजलास में आते हैं, ना कमेटी का कोई इजलास बुलाते हैं, फिर वो अपने घर रहते हैं। तो इस सिस्टम को इस्तेमाल किया इन लोगों ने, लेकिन बड़ा सवालिया निशान है ये असद कैसर साहब पर, स्पीकर कौमी असम्बली पर, कि उन्होंने दोनों घरों को खुश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए रिमांड, जिस्मानी रिमांड के दौरान, और इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर किया। ये स्याह तारीख दिन है पाकिस्तान की तारीख के, कि जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एजेंसी नहीं करने दे रहे। यही हाल असद कैसर साहब कहते हैं उन्होंने हाउस चलाने, डेफिनेटली सी बात है। इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर तो उन्होंने ये फैसला नहीं लिया होगा ना समी साहब? नहीं, उन्होंने बिल्कुल, अगर उनसे मशावरत की भी होगी तो चाहे ये इमरान खान साहब की मशावरत से हुआ, ये गलत है। जो बात गलत है, चाहे वो इमरान खान साहब करें, चाहे वो नवाज शरीफ साहब करें, कोई बंदा भी करे, वो गलत है। ये एक ऐसी रीत इन्होंने डाली है। फिर पंजाब असम्बली ने भी इन चीज को इनको फॉलो किया, और ख्वाजा साद रफीक के जो भाई है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर दौरान रिमांड, जिस्मानी रिमांड जारी किए गए। तो ये अलीम खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये जो एक सिस्टम है जो जिसमें ये ताकतवर माफिया पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से इंट्रेंच्ड है, ये जो बंदा काम करने की कोशिश करता है, उसको इमरान खान जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वाहिद ईमानदार आदमी है जो इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। मैं तहरीक इंसाफ में और भी बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, लेकिन हम जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि जिसकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, वो है इमरान खान। और देखें अपोजिशन क्या कर रही है। आज क्या इल्जाम लगाया कि जी इमरान खान के हुक्म पर नैब आई है। ये हर बात इमरान खान को डैमेज करने के लिए, उस पर तनकीद करने के लिए, हर चोरी के इल्जाम को सियासी बनाने के लिए वो बात करते हैं, वो काम करते हैं। जबकि इमरान खान ने आज जमरूद में ये कहा कि जरदारी आप गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। सारा दिन वो टीवी पे शॉट चलता रहा। मैं जरा लेट पूछा, हमारी जो प्रोड्यूसर है रिमशा, हमारे पास वो भी है नहीं चलाने के लिए, लेकिन सारा दिन ये चलता रहा। जमरूद में जो जलसा जो किया, अगर वो शॉट है तो वो सुनवा दें, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जरदारी तुम जेल में जाओगे, हमारी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। ये है वो चीज जो पाकिस्तान की कौम सुनना चाहती है। इसलिए इमरान खान को वोट दिए थे कि जिन लोगों ने लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, इसमें और बहुत सारे लोग हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग आए उन
पकड़ दकड़ हो रही है, उनके ऊपर भी चार्जेस लगे हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल हो रहे हैं। तो ये मैसेज आज के दिन दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब को सिर्फ वोट इसलिए नहीं दिए थे कि वो आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, इसलिए भी वोट दिए थे कि वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी बेहतर कर सकें। इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने भी है और राना साहब के सामने भी है। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, इरफान मेमन साहब के बारे में बताएं, क्या किया उन्होंने आज? अच्छा, इरफान मेमन साहब पर बात करने से पहले जो हम पहले हिस्से में जो आज हमजा शहबाज के घर ड्रामा हुआ सारा, और वो जो चार्जेस हैं जिस पर नैब ने फिर क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि एक नया एविडेंस आया और ये इन्वेस्टिगेशन अपग्रेड हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन में ये इंक्वायरी, और ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब भी इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि जो मुल्ज़मान ने साथियों ने जो बयान दिए हैं उसमें वो पूरी फैमिली उसमें है, और ये 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 9 अप्रैल को जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी तलब कर लिया है नैब ने। वो तो उन्होंने ECL से नाम निकलवाया है कि ज़रा थोड़ा मौसम गर्म हो रहा है तो ज़रा जन्नत की फ़ज़ाओं में, जन्नत की जो वो लंदन की जो फ़ज़ाएँ हैं उसमें वो जाके ज़रा थोड़ा आज़ादी से घूम फिर सकें, ज़रा इसहाक डार साहब से मिल सकें और फिर अपने बेटे सलमान शहबाज से भी मिल सकें, घूमें फिरें और मर्जी हो तो फिर हसन हुसैन से भी मिलेंगे। ज़ाहिर है सबसे मुलाकात होगी। तो वो 9 अप्रैल को मुझे लगता है कि अली इमरान भी उधर ही हैं। अब मुझे लगता है कि 9 अप्रैल को हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएं, और अगर ये पर्चा दर्ज हो गया जो कार्य सरकार में मुदाखलत का है, गलत का है, तो उसमें भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है और ये एक बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। अब मैं आ जाता हूँ अब जनाब इरफान नवाज मेमन। पूरी कौम ने देखा, हमने कल वीडियो दिखाई, वो आए, कुछ कागज़ उनके पास थे, उन्होंने कागजात दिए और उसके बाद फिर थपकी शपकी भी ली, बड़ी मुस्कुराहट के तबादले, जफियाँ, ये वो सब जनाब वो करते रहे। जब ये चीज़ बाहर आई है, हमारे रिपोर्टर मियां दाऊद ने इस स्टोरी को ब्रेक किया और हमारे अपने प्रोग्राम में ही हमने ब्रेक किया, तो उसके बाद जो है इरफान साहब का, आज वो नैब में भी उनको बुलाया गया, वहाँ पर भी उनसे पूछगछ की गई, उनसे पूछा गया कि आपने क्या दिया। तो ज़रा हमें बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा जी कि ये वो जो वकील साहब थे, ये उनके वालिद साहब के कुछ रेवेन्यू में कुछ कागजात थे और वो बेड रिडन है, वो आ नहीं सकते थे, तो मैंने वो कागज़ लिए और मैंने जाके उनको वो कागजात दिए जो कि उनके वालिद साहब की और उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से है। मेरे पास उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है और अहद चीमा क्योंकि मेरे बॉस रहे हैं, मैं वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक और वो उन लोगों को, मैं लाहौर में रहा हूँ तो वो सब मुझे जानते हैं, तो इसलिए मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, MPA से भी हो गई, और ये आप लोग मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इरफान नवाज मेमन साहब ने कही बात। अब जो हमें नैब के सोर्सेज बता रहे हैं, इस उनकी एक्सप्लेनेशन को नैब हुक्काम ने तस्लीम नहीं किया। आज नैब हुक्काम ने उनको ये कहा कि हमें आपका जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री लगा है, हम आपको दोबारा भी बुला सकते हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और जो मुझे नैब के ज़राए बता रहे हैं कि हैम्परिंग जस्टिस ये चार्ज होगा और इसके हवाले से कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है, और ये बड़ा लाइकलीहुड है कि जनाब इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि बताएं आपने क्या कुछ दिया, क्योंकि ये जो कहानी है कि जी वो उनके वालिद साहब बेड रिडन थे और मैंने उनके लिए जो कागजात हैं उनके रेवेन्यू से वो लिए और मेरे पास एक रिकॉर्ड है, भाई वो आप उन वकील साहब, कल वहाँ पर नैब का तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अच्छा। तो फिर कैसे इस चीज पे वो मुतमईन नहीं हो रहे हैं जो वो जवाब दे रहे हैं, और क्या बुनियाद बनाई उन्होंने, खुद ही सोच लिया है या दो बातें हैं इसमें, दो बातें हैं कि नैब के चेयरमैन ने यह कहा था कि 7 दिनों के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी करें, और जो मौके पर नैब के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अगर उनको नहीं रोका उस वक्त तो उनकी ये एक नाकामी है, उनकी गफलत है, तो ये कहा गया था कि उनके खिलाफ भी एक्शन लें। लेकिन जब इसकी तहकीक की गई पूरी, तो जिस वक्त ये वाकया हुआ नैब का कोई ऑफिसर उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, अभी वो पहुंचे नहीं थे क्योंकि जज साहब छुट्टी पर थे, तो इसलिए वो उनके खिलाफ तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो वहां पर वो मौजूद ही नहीं थे।
लेकिन इन्होंने ये जो बात कही है, आप फुटेजेस में देख सकते हैं, बार बार वो हम दिखाया भी है कल हमने सारा दिन, कि उसमें वो बाकायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं फाइल को, कागजात को उनके साथ पूरा। तो इससे ये कोई उनकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे, ये बज़ाहिर यानी प्रामा फेशी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी मदद उन्होंने फराम की है आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में जनाब आज चीमा साहब को, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, कि जिसका वो बेनिफिट लेंगे। अब नैब इससे मुतासर नहीं है, तो फिर वो अमूमी तौर पर ये होता है कि जब गिरफ्तारी होती है, जिस्मानी रिमांड होता है, तो आम बंदों की तरह सलूक तो इनके साथ नहीं होता। 10 फुट का कमरा है, लेकिन वहाँ पे जब ये जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, तो इनकी तबीयत बड़ी ख़राब होती है, सारे ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जज साहब ने, जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब ये नवाज शरीफ साहब की जमानत की दरखास्त थी, तो कहा था कि इतने आपने पैसे रिकवर किए हैं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना दें, क्योंकि ये जो भी जाता है बीमार हो जाता है, तो वहां पर एक ऐसा हॉस्पिटल होगा तो इनका इलाज मुआवजा होगा। अगर इनसे राज लेने हैं तो फिर वो जो थाना ग्वाल मंडी का SHO, लेकिन उसको DG खां से तब्दील करके वहां पे लगाया जाए, और उसको वो जो उनका सरकारी हथियार होता है जिसके ऊपर लिखा होता है चन्ना कितना गुजारी है रात में, अगर वो सिर्फ हाथ में उनके हो ना, तो आप यकीन करें ये सारी 85 अरब की नहीं, ये 185 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इनको बचाने वाले हर जगह पे आ जाते हैं। पुलिस खड़ी भी हो, नैब के कपड़े फाड़े भी जा रहे हो, तो कोई उनको पकड़ता नहीं है। पुलिस क्या कर लेगी? आप क्या पुलिस के ऊपर डाल रहे हैं राना साहब? और आप बेहतर समझते हैं, जितनी ट्रेनिंग इनकी जो होती है वो सारी जाती उमरा में होती है। पुलिस कैंप तो अपनी जगह पे है, लेकिन इनका जो लार्जर कैंप है वो जाती उमरा या शहबाज शरीफ साहब इनके हेड है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये उनके अगेंस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो रही है, ये तब्दील होगी आहिस्ता आहिस्ता। अब तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये खबर हो जाएगी। इरफान नवाज मेमन को जो मुझे इतला मिल रही है, बाकायदा एक एग्जाम्पलरी केस बनाया जा रहा है, और उनसे जिस तरह से पूछगछ की जाएगी, पूरा एक मैसेज जाएगा कि अब ये आप समझें कि ये नया मुनीर वाला केस ना हो सर। नहीं, असद मुनीर का भी देखें, मैं एक मेरी बात सुने, ये मुकदमे डालते हैं लोगों पे। अभी एक प्रोफेसर साहब का इंतकाल हुआ है, उसको भी नैब पर डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो 2, 3, 4 साल पहले नैब ने उनको बुलाया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया था, और वो कोई ऐसी कहानी नहीं थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया कि प्रोफेसर अमीन साहब है कोई साबिका प्रोफेसर। अब मसला ये है कि कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, अगर किसी ने बेईमानी की है, माल बनाया, तो नैब तो पूछेगी तो सही ना। असद मुनीर साहब का भी जो केस था, उसमें कब उनको बुलाया था नैब ने आखिरी दफा? अभी कोई रिसेंट तो ये वाकई नहीं था। तो वो सारी की सारी एक कहानी है, जरा आप पढ़ लें उनकी जो बयान है पूरा, उस बयान में लिखा हुआ है, उनकी मिसेस के बयान में लिखा हुआ है ये कि वो 20-25 दिन पहले उन्होंने अपनी साफ की पिस्टल, और उन्होंने ये कहा कि मैं खुदकुशी कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। वो एक डिप्रेशन में चल रहे थे, अच्छा काम नहीं है, लेकिन उस वक्त तक तो कोई नोटिस की बात ही नहीं हुई थी, ये कहानी भी नहीं आई थी, तो कुछ और मुहर्रिकात थे। लेकिन क्योंकि इस वक्त नैब के ऊपर मलबा डालना है, उनको दबाव में लेके आना है, रोकना है कि वो इन करप्ट लोगों को न गिरफ्तार करे, तो इसलिए हर कहानी का रुख नैब की तरफ नैब के लोगों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। तो ये, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात कही है कि जरदारी साहब मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आप जाएंगे जेल में, तो ये हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, नून लीग के तमाम इनके लिए मशवरा यही है कि ये कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ें। मनी ट्रेल अगर है तो दे दें, नहीं तो फिर देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब आ जाए दूसरी अहम बात, जो एक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात के हवाले से। देखें, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, और ज़रूरी था ये कि ये हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात और हमारे लोग और हमारा मीडिया इसको हाईलाइट करता। जो भारत ने 2 इल्ज़ाम लगाए थे। एक इल्ज़ाम यह लगाया था कि बालाकोट पर हमने स्ट्राइक की है और हमने मदरसा तबाह किया और पता नहीं कितनी हलाकतें कर दी वहाँ पे, और दूसरा ये दावा किया था कि हमने पाकिस्तान का एक जहाज़ गिरा लिया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फॉरेन पॉलिसी एक मैगजीन है, एक थिंक टैंक का, अमेरिका का, उन्होंने ये एक बहुत बड़े आर्टिकल में कहा है कि ये दोनों जो मुतालबे, ये जो दावे थे, इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा मोदी के लिए। और उनका मैं ट्वीट देख रहा था, वो कुगलमैन है, माइकल कुगलमैन, फॉरेन पॉलिसी के, उनकी तरफ से ये एक है कोलीग, उनका ये एक ट्वीट भी है इस हवाले से कि कोई सबूत नहीं है इस बात का कि बालाकोट में कोई मदरसा अटैक हुआ और वहाँ पर कुछ हलाकतें हुई, कुछ इस बात का हमें सबूत मिला ही नहीं। और ये भी पूरे के पूरे जहाज़ पाकिस्तान के पूरे हैं, कोई F-16 नहीं गिरा, कुछ भी नहीं गिरा। और फिर
इसमें इस सारी देखें ना, एक तो हमारी फ़ज़ाइया अमर्ज हुई बहुत फातह के तौर पर, भारत के 2 जहाज़ गिराए, लेकिन फिर भारत के रिटायर्ड जर्नलों ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि ISPR, उसका क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिफ गफूर, कि ISPR ने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, वो भारतीय फ़ौज कहती है कि हमने उसका इस्तेमाल सीखा ISPR से। उसमें एक जो है ट्वीट है जनरल आसिफ गफूर का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ताला के लिए हैं सब तारीफ़ें, और अब इंडिया को ज़रूरी है कि अब वो भी सच बोलना शुरू कर दे, और जो ये सेकंड एयरक्राफ्ट की जो कहानी है इसको छोड़े, और इंडिया को चाहिए ये कि वो दिमागी और जहनी और अकली तौर पर इस बात का जायज़ा ले कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है, और क्योंकि रीजन की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का हल हो, और भारत को ये चाहिए कि वो देखे कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। खूबसूरत ज़बान है, और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये है कि हम मॉरल सपोर्ट करते हैं कश्मीर की, उनको तनहा नहीं छोड़ सकते, वो हमारे भाई बहन बच्चे बच्चियाँ हैं हमारी, वो उनका राइट है जो वो मांग रहे हैं, हम उनकी मॉरल सपोर्ट नहीं छोड़ सकते। लेकिन इंडिया, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि आप खित्ते में अगर अमन चाहते हैं तो कश्मीर पर आपको अपनी पॉलिसी पर असर नौ गौर करना होगा, उसको तब्दील करना होगा, और कश्मीरी जो मांग रहे हैं उनका जो राइट है प्लेबिसाइड का, वो उनको आपने जो बात की है और जो आसिफ गफूर साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन बड़ी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है समी साहब कि ना तो इंडिया के पास दिमाग है और ना अक्ल है, वो अपनी घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो करते, लेकिन इसका हल जो आपने बात की है और जो हमारे इदारों की तरफ से आ रहा है तो यही हल इसका, इसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसके अलावा कोई हल नहीं है, और ये जो बात कही है ये बड़ी जबरदस्त बात है, और आसिफ गफूर साहब ने अक्ल के नाखून ले भाई मोदी साहब, और ये कहा था आपके भारत ने एक बीच में एक नई पख डाली थी कि जी ये जो जहाज हमारे गिराए गए हैं, ये जो हमला हुआ इसमें F-16 इस्तेमाल हुआ, तो इसमें आसिफ गफूर साहब ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो हवा में थी और हम पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार थे, तो अगर फायर F-16 ने किया या 17 ने किया, इसका कोई ये इर्रेलेवेंट है, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया, और दुश्मन से ये कहा कि मैली नजर से देखना भी नहीं, तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। और जो दो जहाज गिराए इंडिया के, पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान की फजाइया ने, पाकिस्तान की बर्री फौज ने, और जिस तरह बहरिया ने हमारे पानियों की हिफाजत की है और अलर्ट खड़े हैं, ये एक भरपूर मैसेज था। और इसी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है भारत से कि आप अपने जो रवैये हैं, अपनी जो पॉलिसी है, उस पर आप गौर करें, क्योंकि अब अमेरिका जो भारत के साथ खड़ा है वो भी ये कह रहा है, उसके थिंक टैंक भी कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर कोई ना बालाकोट में कोई मदरसा था, ना वो तबाह हुआ, ना कोई हलाकतें हुई, और ये जो आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का जहाज गिरा लिया, कोई पाकिस्तान का जहाज नहीं गिरा जी, और ये झूठा झूठ चिताली था, कुछ सच नहीं था, ऐसे बस मोदी का दिमाग खराब है, उसने अपनी कैंपेन करनी थी, दैट्स व्हाई ही डिड दैट। लेकिन हमें आता है उन्हें अच्छे तरीके से जवाब देना, और वो हमने उनको जवाब दिया। खैर, आज के प्रोग्राम से समी साहब को, राना साहब को और हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।